नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। और प्रदीप जी और मैं कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद। Pradeep ji, so the Prime Minister is leaving for the United Kingdom on the 23rd. On the 23rd of May. Yes, sir. And then on his way back, he'll stop by the Maldives to be the chief guest at the Maldives National Day. Now that's a far cry. Things have changed from the time when the Maldives ministers were saying all sorts of things about India and about Mr. Modi. I think suddenly the Prime Minister of Maldives and the people of Maldives they realized that China is a fair weather friend. And not even a friend, really and truly speaking. And if they depend too much on the Chinese, their fate is going to be like all the African countries who at the moment are reeling under the mountainous debt imposed by the Chinese loans. The Chinese love it actually. They give you lots and lots of loans, and after that, they belong to you, just like Pakistan. Entrapment. Absolutely. आप पाकिस्तान को देख लीजिए ना। Yes. अब पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो चाइना का पोर्ट है इफेक्टिवली। आपने भेज दिया उसको, और पाकिस्तानी जो हैं वो तो वैसे ही है ना, तो जमींदार है ना पुराने हमारे। यहाँ पर जो जमींदारी हुआ करती थी प्रदीप जी, अब अगर आपको याद हो, मतलब नवाब अफरामपुर, नवाब ये लखनऊ, इंदौर, भोपाल, ये सब लोग जब पैसे की जरूरत हुआ करती थी क्या करते थे? अच्छा भाई वो पट्टा भेज दो। इसी तरीके से आज भी पाकिस्तान की जो सरकार है वो जमींदारी वाली सरकार है, ये उठा करके इतना हिस्सा भेज दो। अबे यार, द काराकोरम हाईवे in between Pakistan and China has been built in an area which has been sold by Pakistan to China. Yes. Can you believe it? मतलब आप इसको आप विश्वास कर सकते हैं? बिल्कुल सर। मतलब आज की तारीख में मैं अपने दर्शकों से पूछता हूं कि क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि आज की तारीख में कोई देश अपना कुछ हिस्सा किसी और देश को बेच रहा है? अरे यार तुम्हारे बाप का है क्या? मतलब हद होती है। एक्चुअली है तो उनके बाप का ही, ऐसी बात तो नहीं है तो जमींदारों की सरकार। But the CPEC belt is right through the heart of Pakistan. So Pakistan has become a colony of the Chinese, and the worst part is here the Pakistanis have been very lucky. ये मानना पड़ेगा साहब। जहाँ तक पाकिस्तानी का सवाल है, Pakistanis have turned begging into an art. मैं into an art form। उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए साहब भीख मांगने के लिए। जो उन्होंने भीख मांगी है चाइनीज से, और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, आज की तारीख में it is the Chinese who are in bigger trouble than the Pakistanis. क्योंकि चाइनीज ने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है, now they are trying to figure out यार इसको कहां से वापस लाएंगे। क्योंकि क्या हुआ है प्रदीप जी, ये जानना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान का जो रियल एस्टेट है, there were two engines that were driving the Chinese economy. चाइनीज में क्या है? एक तो रियल एस्टेट था, that has collapsed completely. There are towns upon townships which are completely and totally ghost towns as of today because nobody is coming to live in them because there is no money. Number two, production, industrial production. What is the industrial production? China की जो industrial production है, unlike India. Now please remember this. There is a huge difference है India और China के बीच में। क्या difference है? भारत में जो हमारे 156 करोड़ लोग हैं, लोग कहते हैं 140 करोड़, 145 करोड़। According to whatever I have read, we are about 156 crores. हमारे यहाँ पे 156 कस्टमर हैं, 156 करोड़। हमारी जो प्रोडक्शन है, हिंदुस्तान में जो भी चीज प्रोड्यूस होती है वो हिंदुस्तानी खरीदते हैं। चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। चाइना इज प्रोड्यूसिंग थिंग्स फॉर ऑल द बिग नेम्स ऑफ यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ जब वहां की इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, जैसे कि पिछले 6 साल से हो चुकी है, और अभी भी वहां पे स्लो डाउन चल रहा है यूरोप में और अमेरिका में, किसी के पास पैसे नहीं है कुछ खरीदने के लिए, लग्जरी आइटम्स खरीदने के लिए कुछ पैसे नहीं है। एज ए रिजल्ट ऑफ प्रदीप जी क्या हुआ है कि सारी चाइनीज फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। क्या करोगे आप? किसको बेचोगे? वो जो प्राडा के बैग्स हैं, लुई विटॉन के जो मतलब जो एक्सेसरीज हैं, जिमी चू के जो शूज हैं, किनको बेचोगे? कोई खरीदने वाला नहीं है। And the CPEC, the belt here, the Baluchis claim that the Pak soldiers have refused to fight the Baluchis. Yes. In fact, 500 Pakistan soldiers were sent back from the Baluchi border where they were supposed to take on the Baluchi army. And they just came back. They said, we are not going to fight them. And they were all transported, and the Baluchistan army, they showed a capsule of the vehicles going back with all Pakistan soldiers. They said, we are not going to fight the Baluchis. अरे भाई देखिए, पाकिस्तान की जो फौज है वो भी अब रियलाइज कर रही है। और हाँ, एक और चीज, इसके पहले कि उसके बारे में बात करें, एक छोटी सी खबर और दे देते हैं आपको। वो जो रहीम यार खान बेस जो है ना, रावलपिंडी के बाद जो रहीम यार खान बेस जो है, अभी वहां से खबर आई है
कि अगस्त 7 या अगस्त 17 तक वो दोबारा ऑपरेशनल नहीं होगी। मतलब जो ब्राह्मोस मिसाइल वहां पर गिरे, the entire runway was destroyed to such an extent that now it has become inoperational. Well, Yes. anyway, I think we are joined by three very honorable guests. yes. Right now, our old friend Sushil Vyas ji is with us. Vyas ji, namaskar. नमस्कार जी, नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कैसे हैं सर? बस सब ठीक है खैरियत सर। तो है? अरे क्या हाल है सर? अविरल मलिक साहब, कल भी आप थे, कल मैं नहीं था यहाँ पे। आई मिस्ड यू यस्टरडे, बट आई हैव सीन यू जी टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर टू जॉइन अस टुडे फ्रॉम द बीजेपी। अविरल मलिक साहब, क्या नाम है साहब? और नाम भी क्या है सर? हाँ, ये शब्दावली तो हम गंगा के लिए इस्तेमाल करते थे और आज भी करते हैं। जो माँ गंगा के लिए कैंपेन जो हम कर रहे हैं, अविरल निर्मल पवित्र, गंगा की धारा अविरल हो, निर्मल हो, पवित्र हो। जब तक वो नहीं होगा तो हम मतलब बैठेंगे नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी होगी। एंड भरत सोनी साहब ऑफ द कांग्रेस, हाउ आर यू सर? Bharat Soni, I am good, sir. the smooth, thank you so smooth much. player. You ask him anything, he gives you fantastic. That's reply. right. And if he doesn't want to answer, you don't know whether he is answering or not. सबसे बड़ी बात ये होती है भरत सोनी साहब की, एक जबरदस्त है। तो सर भरत सोनी साहब, सुशील व्यास जी और अविरल मलिक साहब, भाई खुशखबरी ये नंबर 1, जैसे मैं अभी बोल रहा था, जो पाकिस्तान की रहीम यार खान बेस है वो 17 अगस्त तक ऑपरेशनल नहीं होने वाली। सर वहां पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी बमबारी हुई है कि पूरी रनवे वनवे वो जितना कुछ उनका वो सब कुछ खत्म हो गया सर। सैटेलाइट इमेजेस अभी आई हैं एंड दिस इज एन ऑफिशियल स्टेटमेंट of the Pakistani military. It is not a statement coming in from our forces. It has come from there. Number 2, in terms of sir defense production, Bharat Soni sahab, you are a banker. You should know, even though you are in the Congress right now. Sir, आपको मालूम है 2023-2024 में भारत की डिफेंस प्रोडक्शन लेवल कितने पे थी? 2,90,000 करोड़, 2,90,000 crores, sir, of defense equipment, out of which we have already exported 1,77,000 crores. Isn't that amazing? I mean, that's amazing. I think our defense production guys should really and truly be congratulated. And number 3, most importantly, sir, अमेठी के पास एक फैक्ट्री है। पता नहीं आप लोग गए कि नहीं वहां पे? आप तो गए होंगे, अविरल मलिक साहब आप तो जानते होंगे अमेठी। मलिक साहब गए हैं अमेठी? गए हैं? सुल्तानपुर अमेठी गए हैं कि नहीं सर मलिक साहब? जी नहीं, देखिए मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ वैसे बेसिकली। हाँ आते हैं, लेकिन कभी इस बार अगर आप जाएंगे सुल्तानपुर अमेठी के आगे एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इट इज प्राइवेटली ओन्ड सर। वहां पर AK-203, अभी तक तो आपने AK-47 सुना, AK-74 सुना, AK-91 सुना। दिस इज द AK, सेम डिजाइन। AK stands, as you know, for Anatoly Kalashnikov, the designer who designed that gun. AK-203, sir, that is the new weapon which is being now supplied to the Indian Army. And guess what? 15 countries from all over the world want it. So great news as far as India is concerned. So अब great news के बाद भरत सोनी साहब, रॉबर्ट वाड्रा साहब का नाम आ गया चार्जशीट में 10 साल के बाद। राहुल गांधी जी कहते हैं ये क्या है, ये तो मतलब वो है क्या है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वगैरह वगैरह। सर फाइनली द केस हैज बीन फाइल्ड। अभी तक ये कहा जा रहा था कि केस फाइल नहीं हुआ भरत सोनी साहब, अब तो केस फाइल हो गया। और ये भी कहा जा रहा था कि डीएलएफ ने क्योंकि 170 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे इसलिए उनको क्लीन चिट दे दी गई। सर उनका भी नाम है चार्जशीट में, तो आप बताएं भरत सोनी साहब प्लीज। सर अभी तो ये केस फाइल हुआ है जी। और अभी केस नहीं फाइल हुआ सर, केस फाइल हो चुका है, चार्जशीट फाइल हो गई। चार्जशीट फाइल अभी तो सर केस फाइल हो चुका है बहुत पहले। ठीक है सर, चार्जशीट फाइल हुई है जी सर। देखते हैं, लेट द लॉ टेक्स इट्स ओन कोर्स, देखते हैं क्या होता है सर, बिकॉज वी हैव बीन हियरिंग अ लॉट अबाउट रॉबर्ट वाड्रा जी। एंड वेल राहुल जी ने कह दिया है कि किस प्रकार से वो उनकी फैमिली को परेशान करना चाहते हैं। तो मुझे कुछ उसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है जी। और होने दीजिए ना सर, हम लोग भी देखते हैं सर दूध का दूध, क्योंकि पिछले 10 साल से हम लोग सोच के ये सरकार आने के तुरंत बाद उनको अंदर डाल दिया जाएगा, उनके ऊपर होगा। तो सर अब तो अरेस्ट हो ही नहीं सकता, अब तो चार्जशीट फाइल होगी, अब तो आप कैसे अरेस्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब तो कोर्ट तय करेगा कि अंदर जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन अभी ये बता दें सर भरत सोनी साहब, आपसे पूछ रहा हूं सर, और मुझे इतना मालूम है कि एक तो आप कांग्रेस के हैं लेकिन देशभक्त भी हैं आप, और साथ में महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र के लिए जो बहुत अच्छी चीज़ है उसको आप हमेशा अपने सामने रखते हैं।
सर उद्धव ठाकरे जी देवेंद्र फडणवीस जी से मिले, क्या घर वापसी हो रही है सर उद्धव ठाकरे जी की, मतलब पूछ रहा हूँ आपसे। सर अभी थोड़ी देर पहले ही वो मिले हैं और उसके कुछ रिपोर्ट्स अभी तक बाहर नहीं आए कि किस लिए मिले। सर शायद मुझे ऐसा मेरा 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 पर्सनल ओपिनियन ऐसे है कि उद्धव जी ये जो दो गुटों के बीच में जो मारामारी हुई है विधानसभा के अंदर, हमारे दो गुटों नहीं सर, बीजेपी और एनसीपी के बीच में हुई है, वो बोलिए ना सर। बीजेपी के वर्कर एक तरफ थे, एनसीपी शरद पवार के वर्कर एक तरफ थे। शिंदे सेना के पडलकर जी जी है ना, पडलकर और अवार्ड जी के झगड़े हो गए। सॉरी पडलकर was from पडलकर की बीजेपी only. सर गोपी Sorry. सर गोपी कृष्ण पडलकर Right. बीजेपी, क्या बोल रहे हैं सर? Right hand of I want to ask you. I want to ask. बोलिए, you want to say something? I want to ask you. जो आप बीजेपी को टैग लगाते थे, मोदी साहब को टैग लगाते थे, आप पे टैग लग गया सरेंडर गांधी। सरेंडर गांधी, राहुल गांधी जी बार बार कोर्ट के सामने जाकर सरेंडर होना पड़ रहा है। क्या इज इट अ बीजेपी कॉन्स्पिरेसी और यू थिंक दैट राहुल गांधी जी इज ओपनली डिफेमिंग विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस? जैसे हेरल्ड केस बीजेपी कोर्ट करे, हेरल्ड केस में सरेंडर हो गया, अब आर्मी डिफेमेशन में सरेंडर हो गया, तो व्हाई इज राहुल गांधी सरेंडरिंग? सरेंडर गांधी, द न्यू नेम बीजेपी इज गिवन यू। सर राहुल जी जिस केस में लखनऊ में उनके बारे में जो केस हुआ था उसके लिए वो गए हैं वहां पर और उन्होंने वहां पर बेल मांगी है, तो बेल मिल गई है उनको और शायद 5 मिनट भी नहीं लगा था, 5 मिनट के अंदर वो बेल हो गई थी। तो देखते हैं क्या होता है सर। एज अर्लियर इन द अर्लियर केस आल्सो आई सेड कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स, और सर है तो भुगतने को तैयार है सर, क्योंकि जेल जाने और लाठियां खाने या तो इसमें कांग्रेस कभी भी डरी नहीं है। कांग्रेस लाठियों खाते हुए और देश की आजादी मिली है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वो कांग्रेस अभी है क्या? वो कांग्रेस है ना सर ऐसे है? वो तो क्या है कि अपोजिशन नहीं, जो जी बीजेपी है वो लोग अभी उनको बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन है अभी कांग्रेस ही है और हम लोग सारे लोग लगे हुए हैं सर। आपके मीडिया इनके साथ है, बाकी सारा सब कुछ साथ में है सर। आप हर रोज आकर के इस चैनल के ऊपर तो एटलीस्ट आपके कांग्रेस के प्रवक्ता हर रोज आकर के मोदी जी के बारे में ना जाने क्या कुछ बोलते हैं, हर चीज बोलते हैं, और फिर आप बोलते हैं कि मीडिया उनके साथ है। सर क्या बोल रहे हैं आप? आज तक कभी भरत सोनी साहब आपको रोका गया है? देखिए सर हम लोग जब राजीव जी मैं जब बोलता हूं अन्य मीडिया मीन्स वो बाकी 18 चैनल्स जो ओन्ड बाय अडानी एंड अंबानी है, मैं उसमें अपने नेशन नाउ की बात नहीं कर रहा हूं। नेशन नाउ इज द ओनली चैनल विच इज शोइंग एंड उसको जो प्रसारित करते हैं एग्जैक्टली जैसा हम लोग बोलते हैं। तो बाकी के लोग क्या करते हैं, उसमें काट के उतना ही वर्जन बाहर पब्लिश करते हैं कि किसमें कंट्रोवर्सी हो और किसमें दोनों गुटों में मारामारी हो। तो वो नेशन नाउ में नहीं होता है। तो मैं जब कभी भी बोलता हूं कि जो मीडिया उनके साथ है जी, तो वो मीडिया है, उसमें हम नेशन नाउ को नहीं गिनते। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू फॉर सेइंग दैट। लेकिन मैंने जैसे आपको कितनी बार बोला कि मैं, आप वैसे जानती हैं बहुत पुराना पत्रकार हूं सर मैं। तो अविरल मलिक साहब, अब आप ये बताएं कि बार बार कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से, यानी विरोधी पार्टियों की तरफ से यह बात आती है कि 1975 में तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, लीगल इमरजेंसी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी थी, प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद के उसके ऊपर सिग्नेचर थे। आज की तारीख में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। आपको दिख रहा है कि भारत में इमरजेंसी है सर, आपातकालीन की स्थिति है अभी भारत में? अविरल मलिक साहब देखिए, मैं कल के भी शो में जुड़ा हुआ था, मैं तो पर्टिकुलरली इमरजेंसी का जिक्र किया था और किस तरीके से 1975-77 के मध्य में इस देश में आपातकाल लागू किया गया और उस दौर में संपूर्ण विपक्ष को जबरन जेल में ठूस दिया गया, चाहे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हो। अभी आप लोगों ने ठूसा है अंदर कि नहीं? और जोशी जी, अभी आपने ठूसा है कि नहीं? अभी आप लोगों ने पूरे विपक्ष को जेल में डाला है कि नहीं डाला? अविरल मलिक साहब नहीं, देखिए, जहां तक विषय है दुरुपयोग का, एजेंसियों के दुरुपयोग का, पर्टिकुलरली जिस तरीके से कहते हैं,
तो एजेंसियां स्वतंत्र एजेंसियां, संवैधानिक संस्थाएं हैं। मेरा इनसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन रहेगा, किसी रूप में संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करने का कार्य ना करें। और उसके साथ साथ जहां तक विषय जेल भेजना अथवा जेल से निकालना, बेल ग्रांट करना या क्या करना क्या नहीं करना, ये कोर्ट का पर्टिकुलरली विषय है और जांच स्वतंत्र एजेंसियां करती है। उसके आधार पर जो कोर्ट करता है, ये जुडिशरी का इन्हें सम्मान करना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर उदाहरण पर्टिकुलरली ले लिया जाए अरविंद केजरीवाल जी का, अरविंद केजरीवाल को जब जेल कोर्ट भेज देती है तो ये कहते हैं बीजेपी ने जेल भेज दिया। जब बेल ग्रांट हो जाती है, जब बाहर निकल आते हैं, उसके बाद कहता है कोर्ट का धन्यवाद, जबकि जेल भी कोर्ट नहीं भेजा था, बाहर भी कोर्ट नहीं निकाला। लेकिन ये इनका दोहरा रवैया, जनता को भ्रमित करने का इनके तौर तरीके हैं और जनता जानती है, समझती है। ये डिक्लेयर्ड इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, इस प्रकार की जो बात करते हैं तो जनता देखती है। लेकिन हाँ, एक बड़ी अच्छी बात है, कहते हैं अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी। अगर इस देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है तो किस प्रकार का बयान माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए दिया जाता है इमरान मसूद के द्वारा। इमरान मसूद को इन्होंने सांसद बनाने का काम किया, टिकट देकर इन्होंने टिकट से नवाजने का काम किया, लोकसभा पहुंचाने का काम किया, सहारनपुर से एमपी बनाने का काम किया। उसके पीछे एक बड़ा कारण है, इमरान मसूद ने बोटी बोटी वाला बयान दिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। जिस प्रकार से बोटी बोटी का बयान इमरान मसूद के द्वारा दिया गया था, वो सबने देखा था और जनता जानती है किस प्रकार की विचारधारा रखते हैं। डॉक्टर मलिक के हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मेरा इनसे निवेदन रहेगा कम से कम इसका स्पष्टीकरण करें। और करोड़ों दर्शक नेशन नाउ टेलीविजन चैनल के देख रहे हैं और ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। डॉक्टर मलिक शंकर अय्यर की बात करी जाए या फिर बात की जाए पिट्रोडा की, सैम पिट्रोडा वही जो हुआ तो हुआ वाले लोग हैं। 1984 की अगर बात हो जाए, एंटी सिख राइट्स की, वो हुआ तो हुआ का बयान देते। लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है सर। अरे अबरार मलिक साहब, एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है सर, वन क्लैरिफिकेशन, एक जानकारी देना बहुत जरूरी है। भरत सोनी साहब आपके लिए भी, और सुशील व्यास जी शायद आपको मालूम होगा, मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो वेदर यू हैव बीन फॉलोइंग द 1984 केस। 1984 में आई वाज इन दिल्ली, आई वाज द एडिटर ऑफ सूर्या मैगजीन रन बाय डॉक्टर जेके जैन ऑफ द बीजेपी एंड ऑफ कोर्स वेरी क्लोज टू नानाजी देशमुख एटसेट्रा एटसेट्रा। उस दौरान पंजाब और दिल्ली की रिपोर्टिंग के लिए मुझे कांग्रेस सरकारों ने 6 देशद्रोह के केसेस से नवाजा था। आई वाज ऑनर्ड विद 6 सेडिशन केसेस बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट्स, वेरियस कांग्रेस गवर्नमेंट्स, इंक्लूडिंग माय वेरी डियर फ्रेंड Rajiv Gandhi. I had great respect for him. However, let me explain this to you. Sir, मोदी जी के आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, भरत सोनी साहब माइंड मत कीजिएगा, आप मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मोदी जी के आने के बाद यह पहली बार हुआ है कि 1984 के दंगाइयों को जिन लोगों ने सिखों का नरसंहार किया, इट वॉज नॉट अ राइट, इट वॉज अ मैसेकर, उनको असल में सजा मिली है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ पहले। अब आप बोलें सर, अविरल मलिक साहब प्लीज बोले, ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। बोलिए सर प्लीज मलिक साहब। नहीं देखिए, स्पष्ट रूप से आवाम जानती है, जनता जानती है किस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते हैं, गुमराह करने का प्रयास करते हैं बयानबाजी के माध्यम से। और उसके साथ साथ जिस प्रकार से विषय है जो आपने कहा, तो एक कांग्रेस पार्टी के रीति रिवाज रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हिटलरशाही के आधार पर चलती रही है और उसके साथ साथ जहां तक अगर ये हिटलरशाही का आरोप भारतीय जनता पार्टी पर हिटलरशाही, डॉक्टर मलिक हिटलरशाही कांग्रेस का कहना अब हो रहा है, हिटलरशाही। डॉक्टर मलिक, कांग्रेस ने आंकड़ा दिया, हिटलरशाही अभी हो रहा है। भूपेश पटेल का लड़के को आपने अरेस्ट किया, चैतन्य बघेल को अरेस्ट किया, अपने रॉबर्ट वाड्रा पे आपने चार्जशीट फाइल कर दिया। आंकड़ा दिया कांग्रेस ने, ईडी ने 121 पॉलिटिकल केसेस किए, उसमें 115 ऑपोजिशन लीडर्स है। सीबीआई ने 124 पॉलिटिकल केसेस किए, उसमें 118 ऑपोजिशन है। 95% के ऊपर केसेस जो है ऑपोजिशन लीडर्स पे है। आप इसलिए कह रहे हैं मिसयूज ऑफ एनफोर्समेंट एजेंसीज प्रिवेलेंट नाउ रादर देन एनी टाइम। डॉक्टर मलिक जी जी नहीं देखिए, जहां तक विषय कांग्रेस पार्टी का है, अगर कांग्रेस पार्टी की विस्तृत रूप से चर्चा कर ली जाए, बात कर जाए, इन्होंने तमाम सारे घोटाले जो 60 साल में किए, एक एक करके मैं उसका भी जिक्र कर लेता हूं। चाहे हसन अली का हवाला घोटाला हो, गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड का स्कैम हो, आईपीएल का स्कैम हो, मधकोड़ा का घोटाला हो, पालघर में संतोष निर्मम हत्या हुई, वो सबने देखा जिस तरीके से उस विषय पर ना राहुल गांधी बोलते हैं, ना प्रियंका गांधी वाड्रा जी बोलती है, ना सोनिया गांधी जी बोलती है, ना गांधी परिवार बोलता है। सबमरीन घोटाले की बात हो, इमरजेंसी की बात हो, या फिर धीरज साहू के काले धन का विषय हो,
धीरज साहू के घर में काला धन पाया गया, उस विषय पर भी स्पष्टीकरण प्रदान करना चाहिए। और उसके साथ साथ जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से मालूम है। और उसके साथ साथ जहां तक अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए, के कार्यों की बात करी जाए, ये जातिवादी लोग हैं, परिवारवादी लोग हैं। डॉक्टर मलिक, और जो बीजेपी ज्वाइन करता है, जो बीजेपी ज्वाइन करता है, उसका सब कैसे सफाई हो जाता है, सबको मंत्री पद बनाता है, सबको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देता है। ये आलम है कि ईडी इज वेरी वेरी पार्शियल इन व्हाट दे डू, एंड एनीवन हु जॉइंस द बीजेपी बिकम मिनिस्टर्स। नॉट ओनली दैट, ये खुलेआम है। अजीत पवार है, छगन भुजबल है, कितना उदाहरण है। एकनाथ शिंदे तो किस प्रकार, यानी बीजेपी में ज्वाइन किया तो सब माफ, बाकी सब जेल। मलिक साहब जी देखिए, वॉशिंग मशीन का बहुत सवाल होता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सी वॉशिंग मशीन है और कौन सा वॉशिंग पाउडर है। इसका जिक्र करते हैं तो मैं समझता हूं कि पहले अरविंद केजरीवाल को स्पष्टीकरण दे देना चाहिए। या तो अरविंद केजरीवाल जी बोल दे, या उनके नेता संजय सिंह बोल दे, या फिर कांग्रेस पार्टी बोल दे, ये किसने वॉशिंग मशीन लगाई थी और कौन वॉशिंग मशीन में नहाया था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की राजनीति जिस तरीके से शुरू हुई, अन्ना आंदोलन से प्रारंभ हुई, उसके बाद शीला दीक्षित जी को जेल भिजाने की बात कही, उसके बाद जिस तरीके से तमाम सारे आंदोलन उनके द्वारा किए गए कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, और सारे नेताओं को उन्होंने भ्रष्ट बताया, गांधी परिवार को करप्ट बताया, जेल भेजने की बात कही, तमाम सारे घोटालों के आरोप लगाए, उसके बाद दोनों का गठबंधन हो गया, गठबंधन में दोनों साथी हो गए। अब ये किसने वॉशिंग मशीन लगाई थी, कौन वॉशिंग पाउडर खरीद कर लाया था, कम से कम या तो पवन खेड़ा जी स्पष्ट कर दे, या इनके नेता संजय सिंह जी स्पष्ट कर दे, या भरत जी स्पष्ट कर दे, तो मैं सोचता हूं उचित रहेगा। जी, लेकिन इसमें तो सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक कांग्रेस के जिन लोगों का भी नाम दिया है आपने कि वो स्पष्ट कर दें, वो तो कभी भी नहीं चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ भी हो। दे ऑल हेट अरविंद केजरीवाल एंड दे आर वेरी हैप्पी नाउ। अब तो भरत सोनी साहब जितना कोई खुश नहीं होगा अभी कि अरविंद केजरीवाल साथ में नहीं है, पवन खेड़ा जी जितना कोई खुश नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जी साथ में नहीं है। बट इन एनी इवेंट, लेट मी गो अक्रॉस टू सुशील व्यास साहब। सुशील व्यास साहब, सो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन नाउ? आई मीन, एकनाथ शिंदे साहब उधर गए, दिल्ली गए, द होल सिचुएशन हैज बीन क्लैरिफाइड आई बिलीव। एक एक चीज का क्लैरिफिकेशन आ गया है, नंबर एक। नंबर दो, जो अभी असेंबली की लॉबी में जो सब लड़ाई हुई उसमें असल में होने क्या वाला है? व्हाट इज गोना हैपन ओवर देयर? वी हैव नेवर सीन सच सीन्स बिफोर। आज तक कभी महाराष्ट्र में ऐसा नहीं देखा सर। बिहार में देखा था, यूपी में देखा था, महाराष्ट्र में कभी ऐसा नहीं देखा सर। व्यास साहब। बजाज जी, आपने दो बातें मेरे से कही जी। मेरे सर्वोच्च नेता का दिल्ली जाना और वहाँ के हमारे सहयोगी दल के नेताओं से मिलना, तो अब गठबंधन की राजनीति में अगर आप अपने सहयोगी दल के राष्ट्रीय नेतृत्व से लगातार संपर्क में नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे? वो तो जाकर कोई कांग्रेस के नेताओं से तो मिले नहीं जी, और जाकर अपने ही सहयोगी दल के राष्ट्रीय नेताओं से, भाजपा के नेताओं से मिल के आए, तो निश्चित रूप से गठबंधन है। गठबंधन में आपसी विचार विमर्श एक ये सतत प्रक्रिया है, उसको चलते रहना चाहिए, और उसी के चलते शिंदे साहब का वहाँ दिल्ली जाकर के आना हुआ। अब दूसरी बात, आपने विधानसभा के जो प्रांगण में परसों शाम को जो घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं सबसे पहले वो कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, मेरे भाई भरत भाई ने मैं जानता हूँ वो बड़े समझदार व्यक्तित्व है, शायद उनके जो जबान से बात निकल गई, लेकिन वो कहना कुछ और चाह रहे थे। शिंदे गुट का कोई लेन देन नहीं था भरत भाई, आपका और हमारा। मैं आज बजाज जी को पहली बार बता दूं, 45 साल से भरत भाई और हम लोग एक ही विद्यार्थी संगठन में काम किया करते थे 1980 से, तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो शायद इनके कहने का मतलब अलग था। देखिए, ऐसा है कि शिंदे गुट का तो कोई मतलब नहीं। भरत भाई, आपने जो शिंदे गुट का नाम लिया, तो आजकल शिंदे गुट का नाम लोग एक न्यूज बनाने के लिए भी ले लेते हैं, तो मैं उनमें से आप नहीं हो। मैं जानता हूं आप गंभीर चिंतन करने वाले नेताओं में से हो, तो आपने शायद इस तरह से नाम ले लिया है कि आपके मुंह से निकल गया। लेकिन बात नहीं, मुझे है कि वो वंचित अघाड़ी में से शिवसेना शिंदे में गए थे ऐसा लगा था। नहीं, वो गोपीचंद पडळकर सांगली जिले के जत विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के दांगड़ पे जीत के आए सर। दांगड़ लीडर हैं, दांगड़ लीडर हैं। और उनका जो विवाद हुआ वो माननीय, आप जानते हैं सभी लोग, हमारे जितेंद्र अवार्ड जी मुमरा के विधायक हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के। तो हमारा दोनों भी व्यक्तियों से कोई लेन देन नहीं है, एक्सेप्ट राजनीतिक। ठीक है, जितना संबंध आपका होगा हमारा भी है,
लेकिन उस विवाद के चलते ये महज एक व्यक्तिगत वाद विवाद को लेकर के मामला आगे बढ़ा। इसमें दलों का आपस में कोई विवाद जिसको हम देख रहे हैं वो नहीं है। और विधानसभा अध्यक्ष के और विधान परिषद के अध्यक्ष के सामने मामला गया, उन्होंने उसमें उचित कदम भी उठाए हैं। और हमारे जो विधानसभा जिस क्षेत्र में आती है मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन के अंतर्गत FIR भी लॉन्च हुई है, लोग अरेस्ट भी हुए हैं और उस जांच पड़ताल चल रही है। जो भी कानून अपना रोल है वो तो व्यास साहब ये भी जरा क्लैरिफाई कर दें थोड़ा सा कि अभी बात चल रही है। इनफैक्ट देवेंद्र फडणवीस जी ने तो सबके सामने ही बोल दिया कि उद्धव जी अभी भी समझ आइए, अभी भी वक्त है, इस तरफ आ जाइए वरना कुछ नहीं बचेगा। ऐसा देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला, सबके सामने बोला है और आज उनकी मीटिंग भी हुई है। तो व्यास साहब, अगर उद्धव जी और देवेंद्र फडणवीस जी का करार हो गया और उद्धव सेना इस तरफ आ जाती है तो शिंदे साहब की भूमिका क्या रहेगी, ये जरा बताएंगे? मैं दोनों आपके प्रश्न को दो बातों में जवाब दूंगा। उद्धव जी और देवेंद्र फडणवीस जी के मिलन को तो मैं बाद में लेता हूं। जहां तक एकनाथ शिंदे जी का क्या होगा उसका फैसला 23 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव जिसके नेतृत्व में लड़ा गया और वो था एकनाथ राव शिंदे जी। और जो लैंडस्लाइड जो मेजोरिटी महाराष्ट्र की जनता ने जो विश्वास दिखा कर दी है वही दिखाता है कि बाला साहब ठाकरे का असली वारिसदार राजनीतिक रूप से एकनाथ राव शिंदे। दिल की बात बाहर आई गई, दिल की बात बाहर आई गई कि एकनाथ शिंदे साहब को बनना चाहिए था मुख्यमंत्री। हाँ, अब आगे बोले सर, बोलिए। वो बनना चाहिए था। वो देखिए गठबंधन की राजनीति, सर वो मैं भी मानता हूँ सर, वो हम सब लोग मानते हैं, ऐसी बात मैंने राजीव जी मैंने पहले भी कहा, राजीव जी मैंने खुद ये बात कही थी उस दिन मना कर दिए थे। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि गठबंधन में कौन नेता होगा क्या होगा उसका फैसला टीवी चैनलों पे नहीं होता। भरत भाई, बात है। आप भी वरिष्ठ नेता हो, अगर ये फैसले टीवी चैनल पे होने लगे तो हमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यसभा, लोकसभा बंद कर देना पड़ेगा। हम यही सब देश चला लेंगे बैठ करके। कुछ फैसले होते हैं जो पार्टियों के चार दीवारी के अंदर होते हैं गठबंधन की राजनीति में, कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जिनको सार्वजनिक रूप से नहीं बताया जाता। लेकिन हमने घोषित रूप से कहा था कि नेतृत्व चुनाव हम भी सिद्धे जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और लड़े, और लेकिन चुन के आने के बाद जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक होंगे गठबंधन के, वो आपस में बैठ के फैसला करेंगे, अपना नेता चुनेंगे। उन्होंने अपने देवेंद्र फडणवीस जी को नेता चुना, वो मुख्यमंत्री बने, आज हम उनके नेतृत्व में सरकार चला रहे, उसमें कोई विवाद नहीं। अब दूसरा प्रश्न आपने बजाज जी का पूछा था कि फडणवीस जी और उद्धव जी बड़े गले मिल रहे हैं, उसका क्या होगा, उन्होंने उसको बुलाया। तो फडणवीस जी से मिलने की बात अगर कहें तो कल सदन में विधानसभा के पटल पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा है कि मेरे से मुख्यमंत्री के रूप में कई लोगों के सार्वजनिक काम होते हैं, कई लोग मिलने आते हैं, को हर आदमी जो मेरे से मिलने आता है इसका मतलब यह नहीं होता कि मेरे से पार्टी का गठबंधन करने आ रहा हो। उनके अपने अपने क्षेत्र के अपने अपने विभाग के कोई काम होते हैं और मुख्यमंत्री के पास कोई भी दल का किसी भी बात को लेकर नेता आ सकता है। ये देवेंद्र फडणवीस जी व्यास जी मेन चीज जो विजय विदेट्टीवार ने आरोप लगाया, हनी ट्रैप का बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे महाराष्ट्र में चर्चा होने लगे। विजय विदेट्टीवार ने कहा कि हनी ट्रैप के सहारे एकनाथ शिंदे जी ने सीएम बन पाए, हनी ट्रैप का बहुत सहयोग था उसमें। तो ये क्या है? बिकॉज आज खुलेआम विजय विदेट्टीवार कहा असेंबली में पिछले 3-4 दिन से हनी ट्रैप हनी ट्रैप हनी ट्रैप। भले फडणवीस साहब ने कहा नो हनी नो ट्रैप, बट इन स्पाइट ऑफ दैट लगातार विजय विदेट्टीवार का आरोप है एकनाथ शिंदे जी पर कि हनी ट्रैप का सहारे वो सीएम बने। सुशील व्यास जी कुछ हाईलाइट कीजिए आप। राम व्यास जी, ये हनी ट्रैप का बम सो कॉल्ड पेन ड्राइव महाराष्ट्र विधानसभा के भूतपूर्व अध्यक्ष वर्तमान सदस्य महाराष्ट्र कांग्रेस के इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट नाना भाई पटोले ने एक बम के रूप में दिखा करके पेन ड्राइव विधानसभा में दिखाने का काम किया और पटल पे रखने का काम किया। उन्होंने उस समय कोई नाम लिया है क्या? उन्होंने कहा मेरा इरादा किसी के व्यक्तिगत लांछन लगाने का नहीं है, मेरा इरादा किसी राजनीतिक नेता को बदनाम करने का नहीं है। मैं तो कह रहा हूं इसमें 70-72 कोई भी अधिकारी, विधायक, पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री है, उसकी जांच हो। तो अब नाम ले लेते तो भी अच्छा था। अगर इतना बम फोड़ना था तो उसको उछाल ही देते, लेकिन उन्होंने वो जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब विजय वडेट्टीवार जी के पास से कहां से वो पेन ड्राइव आ गया जो विधानसभा के पटल पे अध्यक्ष जी को दिया गया, वो अभी तक गुप्त है। अब वो कहां से उनके पास आया? हाँ, लेकिन किसी ने जरूर उसको खुला किया और कहा कि भाई जिस नासिक के होटल की बात आप कर रहे हो, कम से कम उसका मालिकाना हक नाना पटोले जी, विजय वडेट्टीवार जी आपके ही अपने पार्टी के किसी नेता का है।
वो होटल जो है वो मालिकियत जो है कांग्रेस के किसी नेता की है, तो कम से कम पहले उसको जांच लें, उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ। अब चूंकि विधानसभा अध्यक्ष के पास ऑलरेडी सारी चीज पेन ड्राइव के रूप में है, उसकी जांच होगी, जो भी दोषी है उसको सजा दी जाएगी। राइट भरत No, जी। one more thing on Vyas ji. उद्धव ठाकरे जी ने इस अनबिलीवेबल बोल रहे कि 60 ऑड सीट्स एकनाथ शिंदे जी के आ ही नहीं सकते, ये आ ही नहीं सकते, ये एकनाथ शिंदे जी को 60 ऑड सीट्स कैसे मिला, ये एक चिंता का विषय है। बोले बली में तो मजाक मजाक में बोले कामाख्या में बली के उन्होंने डायनासोर काटा होगा, तो ये क्या बार बार उद्धव जी रिमाइंड कर रहे हैं कि दिल, लोगों के दिल उद्धव जी के साथ है, ठाकरे ब्रांड को चुरा नहीं सकता, आपने भले चिन्ह चुरा लिया हो व्यास जी, चिन्ह आपने चुरा लिया मगर लोगों के दिल आप चुरा नहीं सकते, वो ठाकरे जी के पास है। नाम्बियार जी, नवंबर 2024 में हमको 60 सीट मिली, 232 सीट टोटल मिली, तो हमने डायनासोर काटा, चलो गुवाहाटी में कुछ बलिदान दिया, मैं उस हल्की बात पे बाद में आऊंगा गंभीरता से। लेकिन क्या अप्रैल मई में 32 सीट लोकसभा की जीती, तो उन्होंने क्या 2 डायनासोर काटे थे क्या? पहले वो तो बता दें। वो बोल रहे हैं 34 जी जी। तो एक तो निर्दलीय है, सांगली वाले तो निर्दलीय हैं, जो इनके दल के खिलाफ लड़े हैं, इनके जो पहलवान लड़ रहे थे उनके खिलाफ कांग्रेस ने उनको रिबेल खड़ा करके जिता दिया, तो वो या तो अपना मान ले, तो इससे बड़ा दुर्दैव कोई नहीं है इनका, या वो अब दुर्भाग्य जो इनके खिलाफ लड़े उनको वो अपना मान ले तो ठीक है, वो तो निर्दलीय वसंतदादा पाटिल के पोते हैं, वो कह ले वो हमारे हैं तो बहुत अच्छी बात। तब तो उद्धव जी के राजनीतिक विद्वत्ता पे मुझे बड़ी तरस आएगा। अब दूसरी चीज आपने और कुछ कही कि इनके 60 सीट कैसे आ सकती है। हाँ नाम्बियार जी, मैं विधानसभा चुनाव के पहले आपके पास लगातार आता रहा आपके शो में, और हमने बड़े आत्मविश्वास के साथ आपसे कहा था कि 9 करोड़ मतदाता हैं और 2.5 करोड़, करीब 2 करोड़ 40 लाख हमारी लाडली बहनों को हमने सहयोग देने में लेकर के उनको मजबूत बनाने का काम लाडली बहन योजना के माध्यम से किया, नौजवानों को जो स्टाइफंड की योजना थी उसके माध्यम से की, तमाम जो कल्याणकारी योजना है। अब 9 करोड़ में से अगर हम 2 करोड़ 40 लाख बहनों के परिवार में एक एक वोट को भी हम गिन लें तो 4 करोड़ 80 लाख वोट तो हमारे 50% वोट तो वैसे ही हो गए। और आप मानते हैं कि किसी घर की एक महिला जो होती है वो अगर आपके साथ है तो वो निश्चित रूप से अपने परिवार के पुरुष वर्ग को भी कन्विंस करेगी कि वो जिस दल को मतदान कर रही है उस दल को वो मतदान करे। तो 2 करोड़ 40 लाख प्लस 2 करोड़ 40 लाख तो 480 तो हमारे वैसे ही हो गए थे। हमको तो जीतना ही जीतना था। ये उद्धव जी को ये सादा गणित क्यों नहीं समझ में आ रहा, हमको आज तक आश्चर्यजनक लग रहा है। उसका नतीजा ये कि वो कभी बाहर गए नहीं, उन्होंने तो फेसबुक लाइव किया है, कभी भी विधानसभा से अपने वर्षा से निकलकर मंत्रालय भी गए नहीं मुख्यमंत्री के 2.5 साल के कार्यकाल में। तो उनको क्या पता जनता में क्या काम होता है। जो नेता जनता के बीच 24 घंटा रहता है, उनके सुख दुख में काम आता है, सड़कों पे निकल के अगर जो काम करता है, अगर कहीं बाढ़ आई तो ये एक छोटा सा बता दें सर, वो तो खैर बात हो चुकी है कि उद्धव जी का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग था वो अलग था। इसके पहले कि मैं भरत सोनी साहब के पास जाऊं और उसके बाद वापस जाऊं आबिर मलिक साहब के पास, सर छोटी सी बात है, क्या ऐसा है कि ऑपरेशन टाइगर जो है वो बिल्कुल सफल होने वाला है? इसकी वजह से उद्धव जी के पास आज की तारीख में कोई और मार्ग नहीं है इसके बनस्पत के वो वापस बीजेपी के साथ आ जाएं, गठबंधन कर लें। अब उद्धव जी के पास क्या ऑप्शन है बजाज जी, मेरा कहना उस पर उचित नहीं है, लेकिन हमारा दल निश्चित रूप से हर दिन आप देख रहे हैं समाचार पत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, हर दिन हमारे जाहिर प्रवेश हमारे दल के प्रमुख नेता के माध्यम से हमारे दल में विभिन्न दलों के जिम्मेदार कार्यकर्ता है, क्योंकि उनको लग रहा है कि एकनाथ राव शिंदे के रूप में एक सशक्त नेतृत्व महाराष्ट्र को मिला है जो महाराष्ट्र की जनता को आगे ले जा सकता है, मजबूती से नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो आपने सवाल का जवाब नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। भरत सोनी साहब अब आप ये बताएं सर, अभी तक आप लोग डिमांड कर रहे थे ऑल पार्टी मीटिंग हो, जब ऑल पार्टी मीटिंग अनाउंस करती है गवर्नमेंट तो आप कहते हैं इसमें कुछ नया होने वाला नहीं है। तो सर व्हाट इज इट यू वांट? अगर सरकार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाती है टू ब्रीफ एवरीबॉडी कि क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर के कंटिन्यूएशन में, क्या हुआ अभी ट्रंप साहब के साथ जो टैरिफ्स की बात हो रही है उसको लेकर, बाय द वे ट्रंप हिमसेल्फ हैज सेड कि as far as the tariffs are concerned with India, very shortly we are going to have a very good deal with India। और यहाँ पर I have said this before and I am saying so again, नरेंद्र मोदी जी ने जो रेस्ट्रेंट शो किया है, नरेंद्र मोदी जी the way he has not reacted
ट्रंप साहब के जो मर्जी, उनकी प्रोवोकेशन जो मर्जी आई हो कि मैंने सीज फायर कराया, ये किया, वो किया, वो किया, नरेंद्र मोदी डिलिबरेटली केप्ट हिज माउथ शट. आई थिंक दैट has led to this situation where delegations from both sides are now talking, and there's every possibility that the tariffs imposed on India will be much less than other countries. In fact, there'll be hardly any. But I want to know from you, sir, जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तब आप कहते हो कुछ नहीं होगा, और जब नहीं होती है तो आप कहते हो नहीं हो रही है. अब आप बोलें सर. राजीव जी, उसके पहले मैं बड़ी विनम्रता से जो सुशील भाई ने जो बात बताई उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा. बोलिए बोलिए सर. 2019 में महाविकास आघाड़ी कैसे बनी? सर, अमित शाह जी ने वादा किया था कि अगर सरकार गठबंधन सरकार सत्ता पे आती है तो शिवसेना, जो अनडिवाइडेड शिवसेना थी, उसका चीफ मिनिस्टर बनेगा. तब तो उद्धव जी रेस में नहीं थे क्योंकि सीएलपी के नेता एकनाथ शिंदे जी थे. अभी आता हूं मैं, ये एक शॉर्ट उसका इंट्रोडक्शन है सर. अभी आता हूं मैं 2022 में, जब शिवसेना में से छूट कर जो नई सेना बनी, हाँ, तो उस समय के क्या बात हुई थी सर? सर, इलेक्शन उनके नेतृत्व में लड़ा गया, एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में लड़ा गया. जब नेतृत्व में उनके इलेक्शन लड़ा जाता है तो मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है सर. बीजेपी के पास ऐसा ही होता है कि एक बार आश्वासन देने के बाद मुकर जाना, यही होता है. नहीं तो ये सारा मामला ही खड़ा नहीं होता सर. एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहते. अगर पहले भी जो बनने दिया होता तो उद्धव जी तो नहीं बनना चाहते थे उस समय सर. ये तो बात हो गई जो सुशील भाई ने बताया. सर, गठबंधन में है इसलिए वो ऐसा बोल नहीं सकेंगे, वो सब कुछ सही है सर. आज उद्धव जी क्यों मिले वो भी आने वाले दिनों में हमको पता चलेगा. लेकिन सर, इस प्रकार का इस प्रकार की पॉलिटिक्स ये भारतीय जनता पार्टी करती है. अब मैं आता हूं नेशनल पॉलिटिक्स में कि वो उसमें क्यों नहीं गए, जो मीटिंग ऑल पार्टी मीटिंग हुई इसमें क्यों गए सर? देखिए, पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरे देश के सभी विपक्ष के नेता, ऐसा कोई नेता नहीं था जो प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं खड़े थे. लेकिन जब सीज फायर हो गया तो सीज फायर अमेरिका से हुआ सर. आज आप कुछ भी कहिए कि नहीं वो उनकी गलती है. 19 बार प्रेसिडेंट ट्रंप जी ने कहा है कि मेरी मध्यस्थता में मुझे दोनों इसको मैंने किया और बिजनेस के लिए किया. जब ऐसी बातें होती है तो ऑल पार्टी मीटिंग की और ऑल पार्टी के मीटिंग में जाने का कोई तारतम्य नहीं बनता. One second. Sir, I would like to ask you one thing. Let me argue from the other side. Sir, ये बात मैं बहुत बार कह चुका हूं पहले भी. ये सुनने वाली बात है जनाब तीनों के लिए. सर, मेरी फैमिली में बहुत लोग हैं, ऑलमोस्ट 50% लोग हैं जो फौज में हैं. यस. मैं आपको एक ही बता दूं भरत सोनी साहब कि उनकी जो माएँ हैं, जो हमारी कजन्स हैं, आंटीज हैं, बाकी सब लोग हैं जो हमें जानती हैं, जिनकी बेचारों की अभी अभी शादी हुई है वगैरह वगैरह, जो मेरी नीसेज हैं, मेरे नेफ्यूज हैं. सर, जितना रिलीफ उनको मिला ना कि भाई सीज फायर हो गया, मतलब अब हमारा कोई और बच्चा नहीं मरेगा, नंबर 1. नंबर 2, हमने कहा हमने 9 टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स उड़ा दिए. किसके? पाकिस्तान के टेररिस्ट हेडक्वार्टर्स 9. हमने ये स्टेटमेंट दी, भरत सोनी साहब ध्यान से सुनिए, कि 11 एयर बेसेस पाकिस्तान की हम लोगों ने ध्वस्त की. पाकिस्तान ने कहा 11 नहीं 18 की हैं. फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट आई कि 18 नहीं 19 करी हैं. ये सब कुछ हो चुका था. मैं कहता हूं अगर ट्रंप ने भी किया हो या पुतिन ने भी किया हो या बोल्सोनारो ने किया हो, हु इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील एट द मोमेंट, या हमारे चाइना के प्रेसिडेंट ने किया हो, हाउ डज इट मैटर सर? इट इज ग्रेट फॉर द कंट्री कि भाई सीज फायर हो गया, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू. अब आप बोले सर प्लीज. राजीव जी, देखिए जी, हमारे डिफेंस फोर्सेस की शहादत और उनकी बहादुरी के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है जी. सर, हम लोग भी नहीं बोल रहे जी. सर. उनकी शहादत के बारे में, उनका कंट्रीब्यूशन देश के बारे में और उन्होंने जिस तरीके से लड़ा है उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है. लेकिन जब फौज पूरी खड़ी है वहां पर, तैयार है, उस समय पे आप सीज फायर करते हो, ये सबको बात हजम नहीं हुई है. वो कहते हैं सर, लेकिन इसको अभी इनकी बात छुपाएंगे कैसे?
तो ये लोग बोलेंगे कि कांग्रेस डिफेंस फोर्सेस को बदनाम कर रही है, डिफेंस फोर्सेस को मलिन कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये मैं बताएंगे आपका उत्तर दे क्योंकि इनके देता पास बोलने के लिए और कुछ है नहीं सर। मैं आपको बताता हूं, भरत सोनी साहब, एम्प्लॉयमेंट 2-3 दिन पहले मोदी साहब ने खुद 51,000 अपॉइंटमेंट 55, लेटर्स 55 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। 55 उसे पूरे आंकड़े दे रहे हैं, पूरे उन्होंने बोला कि अक्टूबर 2022 से लेके ऐसे 16 एडिशंस हुआ है और एवरेज 62,500 जॉब लेटर पर एडिशंस पर, यानी 16 में से 16 एडिशन 2022 से हो गया है। उस हर में एवरेजिंग 62,500 अपॉइंटमेंट लेटर्स मोदी साहब ने बांटा है, रोजगार मेला हुआ करके खुद अपने हाथों से बांटा है। फिर भी खड़गे साहब बोल रहे हैं कि ये क्यों आज तक इंडिया के हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट लेटर बांटा नहीं है, ये मोदी साहब ने क्या नया नोटंकी व्हाई दिस, इफ समथिंग इज हैपनिंग व्हाई यू अपोजिंग इट? प्रदीप जी 2014 में नारा दिया था, ये तो किसी ने कहा नहीं था उनको बोलो कि 2 करोड़ नौकरियां पर साल देंगे सर। तो आज 10 साल के अंदर कितनी हो जानी चाहिए? 20 करोड़ नौकरियां हो जानी चाहिए। उसमें से अगर 80 लाख नौकरियां दी है तो कौन सा बड़ा काम किया है सर? उन्होंने तो 20 करोड़ देना चाहिए। और सर प्रधानमंत्री झंडे हिलाते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर बांटते हैं सर। प्रधानमंत्री को और कोई काम नहीं बचा है क्या सर कि वो कॉल लेटर्स बांटने जावे? सर हमारे यहाँ पर हमारा जो तालुका प्रेसिडेंट और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वो लोग भी कॉल लेटर नहीं बांटते सर, क्योंकि वो काम उस कंपनी का और उस सेक्शन का है। जी यू वांट टू से समथिंग बीजेपी? डॉक्टर अभिनंदन मलिक जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए। जी बोलिए। देखिए जिस तरीके से इन्होंने बात की पाकिस्तान की और इंडिया की, अगर बात कर ली जाए पर्टिकुलरली, और ऑपरेशन सिंदूर की, सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक की बात की जाए, और सेना पे सवाल खड़े करने वालों की बात कर ली जाए विस्तृत रूप से, तो सब जनता जानती है किस तरीके से कौन लोग हैं जिन्होंने सेना पे सवाल खड़े करे। और वो व्यक्ति जो सेना पे सवाल खड़े कर रहे थे वो दिल्ली में विधायक भी नहीं बन पाए, वो तो भरत जी को भी मालूम है। दिल्ली प्रदेश के भीतर विधायक भी नहीं बन पाए, जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे, और कुमार स्वामी जी का क्या बयान आया था वो भी सबने देखा। खैर पर्टिकुलरली अगर बात कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की अगर कर ली जाए और ऑपरेशन सिंदूर को देखा जाए, हमने घर में घुस के मारने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक हो, इस्लामाबाद तक जाकर मारने का काम किया। और पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की हो या आर्मी हो पाकिस्तान की, टॉप लेवल पे पूर्ण रूप से वो सारे लोग एक तरीके से मैं सोचता हूं घुटनों पे आ गए, वो सबने स्पष्ट रूप से देखा। फाइनेंशियल तरीके से पाकिस्तान कोलैप्स कर गया और किस तरीके से इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हुआ वो भी देखा है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है भारत की रक्षा नीति का, विदेश नीति का, तो विदेश नीति रक्षा नीति कितनी सशक्त है, विश्वगुरु भारत के रूप में स्पष्ट रूप से इस बार देखने को मिला। और उसके साथ साथ जहां तक अगर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, ये सवाल भी पूछ रहे हैं, आरोप भी लगा रहे हैं, तमाम सारे बात कांग्रेस पार्टी कर रही, तो कम से कम इन्हें जवाब दे देना चाहिए। वर्ष 2004 से 2009, 2009 से 2014 यूपीए 1 एंड यूपीए 2 दो सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकारें रही। कितनी बार इन्होंने घर में घुस के मारने का काम किया, कितनी बार इन्होंने ऑपरेशंस किए, कितनी बार इस्लामाबाद तक मारने का काम किया, कितनी बार उन 10 सालों की केवल मैं बात कर रहा हूं। तमाम सारे प्रवक्ता है कांग्रेस के वो बहुत पीछे चले जाते हैं, केवल मैं 10 साल की बात कर रहा हूं, 2004 से 2014, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार वही है। हमारी सरकार 2014 में बनी और जनता ने आपकी सरकार को हटाने का वोट के माध्यम से काम किया, तो जनता ने तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर वोट दिया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं आपकी सरकार यूपीए 1 एंड यूपीए 2 ने कितनी बार घर में घुस के मारा, ये बता दे। कोई ऑपरेशन इनकी सरकार में नहीं हुआ, 26/11 भी हुआ, लेकिन याद रहे ये भी होना चाहिए। और हमारी सरकार में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हजारों की संख्या में जिस प्रकार से आतंकवादी ढेर हुए सबने देखा, कैसों की संख्या में, विराट संख्या में हुए। और उसके साथ साथ जिस तरीके से विषय है आतंकवादियों का, आतंकी ठिकाने नस्तनाबूद हुए, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पे प्रहार किया गया, टेरर फंडिंग पे प्रहार किया गया, अलगाववादी हो, माओवादी हो, उग्रवादी हो, खालिस्तानी हो, जिहादी हो, एंटी नेशन लोग हो, राष्ट्र विरोधी हो, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हो, असंवैधानिक कार्य करने वाले लोग हो, इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट करने वाले लोग हो, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रही है। और भविष्य में भी डंके की चोट पे किसी तरीके की परवाह ना एक आंकड़ा है जो मैं सामने रखना चाहता हूं। एक सवाल मेरा भरत जी से ये भी रहेगा, ये स्पष्टीकरण करने जी एक छोटा सा आंकड़ा है सर, जहां तक जॉब्स का सवाल है। बार बार ये कहा जाता है, भरत सोनी साहब, सुशील व्यास जी,
और अविरल मलिक साहब, बार बार ये कहा जाता है कि 2 करोड़ जॉब्स प्रॉमिस की गई थी, करेक्ट है, 2 करोड़ जॉब्स। लेकिन हाल ही में दिस हैपेंड ऑन जून 11th 2025 इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, द लेबर मिनिस्टर मिस्टर मनसुख मांडविया quoting Reserve Bank of India figures. Now he is quoting the figures of the last 7 years from 2017 to 2024. मैं 2014 और 2017 की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ 7 साल में। 7 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया says 7.5 crores न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड। 7.5 करोड़ नए जॉब क्रिएट किए गए हैं फॉर्मल सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर की बात ही नहीं हो रही। इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है आप जानते हैं सर, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। भरत सोनी साहब, यू बीन अ बैंकर योरसेल्फ। सुशील व्यास जी, आपकी भी जबरदस्त नॉलेज है इसमें। सर, स्विगी, जोमैटो, courier services, all sorts of other services, all sorts of temporary jobs, all the jobs that have been created everywhere. And I am very fond of giving this example again and again. अविरल मलिक साहब, जहां पर हमारा ऑफिस है ना बीकेसी में, बैंड्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, उसके नीचे देयर आर 2 ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट्स। एक रेस्टोरेंट अभी उनकी लीज खत्म हुई है, दे विल आई थिंक स्टार्ट अगेन। एक दूसरा है, इट इज कॉल्ड डाइव, उसके आगे एशियन किचन, उसके आगे पैन एशिया, उसके आगे देयर इज अ यूरोपियन किचन। Do you know, and BKC is full of bars. इतनी बार्स एंड पब्स आपको मिलेंगी इस एरिया में। आगे बॉम्बे में भी। सर अभी क्या टाइम हुआ है? इट इज नाउ 8:46, 8:46। सर 10 बजे के बाद आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, आप अंदर नहीं जा सकते। बच्चे खड़े हैं बाहर एंड दे आर ऑल एम्प्लॉयड, हर एक के पास पैसे हैं। सर दीज आर वेरी एक्सपेंसिव बार्स, आई कांट अफोर्ड देम, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। एक विस्की अगर 300 रुपए की है सर, मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, लेकिन बच्चे खड़े हैं वहां पे लाइन में, इट्स ऑल फुल। तो आप ये बताइए अविरल मलिक साहब, ये बार बार बात क्यों आती है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, बच्चे बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं? अरे कहां बेरोजगारी है यार, बताओ ना मलिक साहब, बोलिए। जी बोलिए। देखिए, जहां तक है रोजगार का और बेरोजगारी का पर्टिकुलरली जहां तक विषय है जी, तो रोजगार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है और स्वरोजगार के भी उत्पन्न हम एक तरीके से अवसर उत्पन्न कर रहा है, काम कर रहा है। उसके साथ साथ तमाम सारी योजनाएं, मुद्रा योजना और तमाम सारी योजनाएं स्वरोजगार के लिए हमने चलाई है, स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रही है। साथ साथ जिस प्रकार से आपने इस प्रकरण का मुख्य रूप से जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए, मेरा निवेदन रहेगा। और उसके साथ साथ जहां तक हमारी बात है भारतीय जनता पार्टी की और शराबबंदी की अगर पर्टिकुलरली बात कर ली जाए तो शराबबंदी हमारी सरकार, बिहार की सरकार ने की, इसको भी उदाहरण के रूप में कांग्रेस पार्टी को लेना चाहिए और उसके बाद इसका जवाब भी देना चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं डॉक्टर अविरल मलिक जी, मैं इसके खिलाफ हूं बिल्कुल। यस, मैं डॉक्टर करगे साहब को ऐतराज है, करगे साहब कह रहे हैं कि मोदी साहब 27 इंटरनेशनल अवार्ड्स लेने के लिए पूरे दुनिया घूमे और अभी फिर यूके और अलग अलग जगह जा रहे हैं। तो 27 इंटरनेशनल अवार्ड्स लिए और पूरे विदेश दुनिया घूम के आया, मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर से क्या तकलीफ है? मणिपुर में क्यों नहीं जा रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी? ये पूछ रहे खड़गे साहब बार बार रोज के रोज। डॉक्टर मलिक जी, देखिए, खड़गे साहब हो, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य राजनीतिक दल हो, ये तो तमाम सारी बातें करते हैं, तमाम सारे आरोप लगाते हैं, लेकिन जनता इनका जवाब देती रही है। और रही बात मणिपुर की कितनी चिंता केंद्र सरकार करती है, सबको स्पष्ट तौर पे मालूम है। अब उसके बाद जिस प्रकार से मणिपुर की घटना का ये मजाक बनाने का और एक ट्रेंड बनाने का काम कर रहा है, जिस तरीके से मैं सोचता हूं ये पर्टिकुलरली उसे वोट बैंक में तब्दील करने का प्रयास करते हैं और अपने चुनावी मौसम के हिसाब से ये इन सवालों को पूछते हैं। मैं सोचता हूं ये हास्यास्पद बनाने का जो प्रयास इतनी गंभीर चीजों को कर रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही निम्न स्तरीय आरोप है। और उसके साथ साथ जहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विषय है, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण रूप से इस चीज को लेकर अवेयर है और उसके साथ साथ जिस प्रकार की वहां घटनाएं घटित हुई, दुखद रही और उसके बाद संज्ञान लिया गया, कठोरतम कार्रवाई की गई और शांति हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पीस महत्वपूर्ण है। और उसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टंट, मैं इस चीज को बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टंट नहीं करना चाहिए। अविरल मलिक साहब, एक छोटी सी बात है, पॉलिटिकल स्टंट तभी आता है ना सब जब इंफॉर्मेशन आती नहीं है। तो मेरा ये कहना, होम मिनिस्ट्री द्वारा एक मीटिंग बुला ली जाए और खड़गे साहब को जेन्युइनली ब्रीफ कर दिया जाए। अब क्या है कि जो जानकारी हम लोगों के पास है उसको हम सार्वजनिक नहीं कर सकते,
मणिपुर में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे, सारी दुनिया को मालूम है। क्यों नहीं जा रहे, ऐसा नहीं है। अगर मेरे पास जानकारी है तो लिहाजा राहुल गांधी जी के पास भी जानकारी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पास भी जानकारी होगी कि मणिपुर जाना क्यों अनिवार्य नहीं है इस वक्त प्रधानमंत्री जी के लिए। सबके पास है। तो एक बार बुला करके ब्रीफ कर दीजिए ना सर, क्या है उसमें, एक बार ब्रीफ कर दीजिए भाई ये वजह है, एंड यू विल नॉट रिवील दिस। उनसे एक वादा ले लीजिए, ये कॉन्फिडेंशियल ब्रीफिंग है। आफ्टर ऑल दे हैव ऑल सोन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हैं वो भी एक बड़ी पोस्ट पर हैं, और जनाब राहुल गांधी साहब जो हैं वो तो कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट पे हैं सर। ही इज द LOP, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, हैज अ कैबिनेट रैंक, तो लिहाजा ही इज बाउंड बाय सीक्रेसी। तो एक बार ब्रीफ कर दीजिए कि ये बात है, ये बात है, ये बात है, इसके ऊपर मतलब आप अगर बात ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन मालदीव्स के ऊपर ये कहना पड़ेगा सर, जैसे हम लोगों ने शुरुआत करी थी प्रोग्राम की कि मालदीव्स जो बिल्कुल चाइना की गोद में जाके बैठ गया था, अब उनको शायद मालूम पड़ गया है कि चाइना की गोद में बैठने का क्या मतलब है। और क्योंकि भारत से, और ये पूरे भारत की, सारे भारतीयों की हमें दाद देनी पड़ेगी सर, सब भारतीयों को भूलना पड़ेगा। एक बार जब कॉल आई कि मालदीव्स में कोई टूरिस्ट नहीं जाएगा, सर पूरी इकोनॉमी मालदीव्स की सत्यानाश हो गई। अब जाकर के इसलिए मोदी जी को बुलाया 25 तारीख को कि भैया आप आए, आप चीफ गेस्ट बने हमारे नेशनल डे सेलिब्रेशंस में। आई थिंक that is an amazing move, that's a very good move, and the fact that he is going to the UK, that's really and truly amazing. Right gentlemen, that's just about it for tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। अविरल मलिक साहब, great pleasure talking to you. Bharat Soni साहब, thank you so much, and Sushil Vyas ji, God bless you always. Thank you so much. Thank you so much, gentlemen. Jai Siya Ram. Thank you. जय सिया राम। जय भवानी, जय शिवाजी। Jai Bhavani, Jai Shivaji, Jai Siya Ram. Thank you. Well, that was nice at the end of the day, but the fact remains that as far as the Congress is concerned, why doesn't the Congress come along and beat statistics with statistics? These are the RBI statistics. That's perfectly right what you said about Manipur. Why doesn't, if Karge has daily objections, why don't they Just brief him. सबको मालूम है exactly क्यों नहीं जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। सर अभी तक जो प्रॉब्लम थी वो खत्म नहीं हुई, आपको भी मालूम, मुझे भी मालूम है। It is the biggest drug center of India, so the prime minister going there right now is not. It's more dangerous than Jammu and Kashmir. It's more dangerous than any other place, and people will take total advantage of it if the prime minister goes over there. Very, very frankly speaking. Well, that's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज करें, प्लीज सब्सक्राइब। वो घंटी बज गई है प्रदीप जी। The fastest growing channel of the nation now. और एक चीज जो आजकल मैं भूल जाता हूँ सब लोगों को बोलने के लिए, आज मैं दोबारा बोल रहा हूँ। चाइनीज में नी हाओ, जापानीज में कोनिचिवा, और प्रदीप जी स्वाहिली में भी बोल दीजिए। Hawari Yako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. And wherever they speak Chinese, ni hao. Yes. Well, that's just about it in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, One day, Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai.